अगर हम गूगल पर सर्च करेंगे वर्ल्ड्स बिगेस्ट इकॉनमी तो हमको सबसे टॉप पर जो नाम देखने को मिलेगा वो अमेरिका का देखने को मिलेगा। और ये दिखे भी क्यों ना, क्योंकि यूएस की इकॉनमी एक हाईली डेवलप्ड मिक्स्ड मार्केट इकॉनमी है जिसकी जीडीपी 23 ट्रिलियन डॉलर्स की है। पर जैसे पूरी दुनिया कोविड के बाद रुक गई थी वैसे ही दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमी भी, स्टॉक मार्केट अपने लेवल से काफी ज्यादा नीचे चले गए तो इन्फ्लेशन कहीं ज्यादा ऊपर, जिसके कारण रुपया अपने रिकॉर्ड लो लेवल पर चला गया। ना ही सिर्फ रुपया, यूरो को भी बहुत ज्यादा असर पड़ा है। जहां कभी एक यूरो पर 1.21 डॉलर्स मिलते थे वहीं अब 1.03 डॉलर पर यूरो मिल रहे हैं। जापानीज येन का भी यही हाल है, जहां 150 जापानीज येन पर डॉलर के रेट पर वो आ चुका है जो कि 1990 के बाद आज हुआ है। ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग भी 11.81% के दर से नीचे गिरा है और 1.13 पाउंड पर डॉलर पर आ चुका है जो कि इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। ये वो दुनिया की सबसे बड़ी 6 करेंसीज है जिन पे ट्रेडिंग किए जाते हैं, जिनमें अभी के समय डॉलर सबसे ऊपर पर है और ये पिछले 2 दशकों में डॉलर की सबसे ऊंची छलांग है। आज तक कभी भी ये इतना वैल्यूएबल नहीं गया पिछले 2 दशकों में। जो करेंसीज की वैल्यू होती है वो डिपेंड करती है कई सारे फैक्टर्स पर, जिनमें से सबसे बड़ा फैक्टर अभी के समय पे यूएस सेंट्रल बैंक यानी कि फेडरल रिजर्व का इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देना है, जो कि दूसरे सेंट्रल बैंक से काफी ज्यादा है, जिसकी वजह से एक डिफरेंस क्रिएट हो रहा है मार्केट में और इसलिए करेंसीज में ये इतना उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। इस चीज को टेक्निकल टर्म्स में डिफरेंस इन मॉनेटरी पॉलिसी अमंग सेंट्रल बैंक्स भी बोलते हैं। और ये जितने भी हमें दिक्कतें देखने को मिली इनके पीछे सबसे बड़ा कारण है इन्फ्लेशन। तो संभालने के लिए यूएस फेडरल रिजर्व ने अपने इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाया। न ही सिर्फ यूएस को बल्कि यूरोप को भी काफी ज्यादा परेशान कर रही है, जहां पर 9.9% की दर से एनुअल इन्फ्लेशन रिकॉर्ड किया गया है सितंबर के मंथ में। और इसी के जैसे एशिया और यूके की भी बड़ी बड़ी इकोनॉमीज इन दिक्कतों से गुजर रही है। अब यहाँ हम इन्फ्लेशन को थोड़ा डीपली समझते हैं कि कैसे वो इतना असर दे पा रहा है। कोविड के समय हर चीज ठप पड़ गई थी, इकोनॉमीज अपने सबसे बेकार स्थिति से गुजर रही थी और इसलिए जीडीपी भी, हमारे जैसे देशों में तो जीडीपी माइनस में भी चली गई थी उस समय। तो इकोनॉमी को वापस से एक बूस्ट देने के लिए हमारे मॉनेटरी सेंट्रल बैंक ने अपने लोन पर दिए जाने वाले इंटरेस्ट रेट को उन्होंने कम कर दिया, जिससे हुआ क्या कि लोगों ने लोन लिया, कंपनीज ने लोन लिया। ओवरऑल हुआ क्या कि मार्केट में पैसा आने लग गया। जब मार्केट में पैसा आने लग गया, लोगों के जेब में जब पैसा रहा वो अपनी जरूरतें पूरे कर रहे थे, नहीं तो अपने शौक पूरे कर रहे थे। ओवरऑल जो प्राइसेस थे वो अब लोगों के जेब में जितने पैसे हैं उसके हिसाब से बढ़ने लग गए। अब इसको थोड़ा समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई सब्जी बेचने वाला है जो टमाटर को 20 रुपए प्रति किलो से बेच रहा है। अब अगर उसको पता है कि खरीदने वाले के जेब में 80 रुपए भी है, वो दे सकता है टमाटर के लिए, तो वो ट्राई करेगा अपने टमाटर के प्राइस को 25 रुपए किलो बढ़ाने का। तब भी अगर देखिएगा कि कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है, लोग फिर भी खरीद रहे हैं, इस तरह से फिर वो और उछाल लाने की कोशिश करेगा। हो सकता है वो 30 रुपए में बेचे। तो जहां तक लोग खरीदने के लिए विलिंग हैं किसी चीज को, उसकी डिमांड है और लोगों के जेब में पैसा है, कीमतें बढ़ती रहेंगी। और यही चीज को आप एक नेशनल लेवल पर सोच के देखिए कि कैसे बढ़ती कीमतें इन्फ्लेशन को जन्म देती हैं। और इससे नो डाउट जीडीपी को एक शॉर्ट टर्म बूस्ट तो मिलता है देखने को, पर यही चीज एक बहुत बड़े रिस्क जिसे हम बोलते हैं हाइपर इन्फ्लेशन, उसको जन्म दे सकती है। तो इस चीज को संभालने के लिए फिर से सेंट्रल बैंक अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने की कोशिश करती है, ताकि जो पैसा है मार्केट में वो अब कम हो, ताकि लोन अब कम दिए जा सके लोगों को, क्योंकि ये सारा एक सर्कल में, एक लूप में चलता है। तो अब पैसा मार्केट से खींचने लगेगा, जिसकी वजह से अगर लोगों के जेब में पैसा नहीं होगा तो वो खर्च नहीं करेंगे, और अगर खर्च नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिक जो सामानों की कीमतें हैं वो घटने लग जाएंगी और ऑटोमेटिक इन्फ्लेशन कंट्रोल होने लग जाएगा। पर इस चीज से अब जीडीपी थोड़ी सी गिरने लग जाएगी और यही एक बैलेंस है जिसको बना के रखने का काम होता है हमारी सेंट्रल बैंक्स का। इसी चीज को हम इमेजिन कर सकते हैं किसी भी करेंसी के लिए। अगर हम मान लेते हैं रुपया, अगर वो बहुत ज्यादा है या हर किसी के पास अगर रुपया है तो इंटरनेशनल लेवल पर उस चीज की वैल्यू कम होगी जो देश में इतना ज्यादा मात्रा में है। वहीं अगर रुपया कम होने लग जाए, जैसे डॉलर कम हुआ, तो लोगों को लगेगा कि ये चीज अब कम हो रही है और उस चीज को वो संजोने लग जाएंगे, जिससे उसकी वैल्यू बढ़ने लग जाएगी। ये वैसा ही है जैसे कि सप्लाई कम हुआ तो डिमांड ऑटोमेटिक उसकी बढ़ने लग गई, वो चीज ऑटोमेटिक प्रीसियस होने लग गया और इसलिए उसकी वैल्यू भी बढ़ने लग गई। अब ये तो जग जाहिर है कि चीजें हो रही हैं, पर इस चीज से किसको असर पड़ेगा, किसको असर नहीं पड़ेगा, ये जानना ज्यादा जरूरी है। तो पहले बात करते हैं फायदा किसको होगा। यूएस के वो इंपोर्टर्स जो अपने देश यूएस में बाहर के देशों से रॉ मटेरियल वगैरह इंपोर्ट करते हैं, उनको यहाँ फायदा होगा, क्योंकि अब वो उनकी करेंसी जो कि सस्ती है उसमें अपनी महंगी करेंसी से ज्यादा सामान खरीद पाएंगे। दूसरा, उन लोग को जो यूएस में खुद रहते हैं, क्योंकि उनको अब पूरी दुनिया सस्ता लगे यार, तो वो कहीं भी घूम सकते हैं, वो भी सस्ते में।
वहीं ऐसी कंपनीज जो कि यूएस की नहीं है पर यूएस में उनका ब्रांच है, जैसे इंडिक कोई कंपनी है जिसका ब्रांच यूएस में है, उनको यहाँ फायदा देखने को मिलेगा क्योंकि वहाँ जो प्रॉफिट जनरेट होगा वो डॉलर्स में होगा और ये काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल होगा उनकी करेंसीज के कंपैरिजन में। ना बात करते हैं नुकसान किसको होगा, जो यूएस से अपने सामान एक्सपोर्ट कराते हैं क्योंकि अब उनको डॉलर में उसको पे करना पड़ेगा जो कि काफी ज्यादा महंगा हो गया है। दूसरा, जो कि यूएस में जाने वाले हैं या यूएस के नागरिक नहीं है, उनको ये महंगाई सहनी पड़ेगी क्योंकि यूएस उनके लिए काफी महंगा देश हो चुका होगा। सिमिलर यूएस की कोई भी कंपनी जो किसी और देश में ब्रांच बना के रखी है उसके लिए भी नुकसान होगा क्योंकि वो अब उन देशों की करेंसी से प्रॉफिट बुक करना पड़ेगा जो कि ओवरऑल एक लॉस साबित होगा क्योंकि वो करेंसीज अब सस्ती हो चुकी हैं। नाउ हमें एज अ नेशन एंड एन इंडिविजुअल हर वो चीज महंगी पड़ेगी जो हम यूएस से इंपोर्ट किया करते थे। ये वो लिस्ट है उन इंपोर्ट्स का जो कि यूएस से आता था, जिसमें से सबसे टॉप पे पेट्रोलियम फ्यूल और ऑयल है। और ये तो हम नोटिस कर ही सकते हैं कि क्यों ऑयल प्राइसेस अभी भी कम नहीं हो रहे हैं। पूरे वर्ल्ड की कंडीशन को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि यूएस की इकॉनमी नो डाउट एक बहुत बेहतरीन इकॉनमी है। इवन दो इन्फ्लेशन वहाँ इतना हाई है फिर भी एम्प्लॉयमेंट सेक्टर पर वहाँ थोड़ा भी असर नहीं देखने को मिला है। इकॉनमी के दूसरे क्षेत्र हैं जैसे स्मॉल सेक्टर इंडस्ट्रीज, वो भी काफी बढ़िया परफॉर्म की हैं। ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टर्स ने उल्टा अपने पैसे दूसरे देशों से निकाल कर यूएस करेंसी को रिजर्व करने में और ट्रेजरी बॉन्ड्स में लगाए हैं। और खासकर रशिया यूक्रेन वॉर के बाद इन्वेस्टर्स वेस्ट इकॉनमी में कम से कम पैसा लगाते नजर आ रही हैं और यूएस एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी के रूप में सामने आ रहा है। सो दिस वीडियो एंड्स हियर। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।